हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर अर्तुल सिंह चौहान और आज मैं आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी पॉइंट लेकर आया हूं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। क्योंकि हम सभी को पता है कि इस लॉकडाउन में सबके सामने यही समस्या आ रही है कि हमने किस सिलेबस कंटेंट को छोड़ना चाहिए और किस सिलेबस कंटेंट को हमने रीड करना चाहिए, उसकी स्टडी करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दो साइड में चैप्टर्स के नेम राइट कर रखे हुए हैं। जैसे कि अभी तक सीबीएसई की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है जिससे हमें ये पता लग सके कि कौन सा कंटेंट इस बार सिलेबस में आएगा और कौन सा उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है। ये कुछ लोग का मानना ये है कि जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 3 से 4 मंथ जा चुके हैं। आप अगर चेक करें तो आप अप्रैल, मई और जून जो आपके 3 मंथ हैं वो आपके ऑलरेडी निकल चुके हैं और धीरे धीरे जुलाई भी आपका निकल जाएगा। लेकिन और जहाँ तक आगे आने वाली स्टडी का सवाल है तो अगस्त के बाद ही आपकी शायद आपके स्कूल ओपन हो पाए और आपकी स्कूल की जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर पाए। तो कुल मिलाकर बात यहाँ से ये निकलती है, अगर आपके 5 to 6 मंथ रिड्यूस हो गए और सिलेबस अगर आपका वही कंटिन्यू अगर रहता है जो ऑलरेडी जो सिलेबस था लास्ट ईयर, तो आप देखेंगे कि मतलब जो हमने आगे आने वाले 6 और 7 मंथ है उनमें सारे सिलेबस को डील करना हमारे लिए इतना आसान नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखना कि हम अभी तक सीबीएसई कोई गाइडलाइन नहीं आई कि हमें कौन से सिलेबस को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको बता रखा हुआ है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके आने ही आने हैं। अगर कुछ रिडक्शन होता है तो बाकी बचे हुए चैप्टर में से होगा। तो इसीलिए आपको अपनी स्टडी को कम से कम कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर है आपके नंबर गेनिंग वाले चैप्टर हैं और ये जो चैप्टर है ये आपके यहाँ से बेस बन जाता है। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, नेक्स्ट क्लासेस में भी आप इनको पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर पॉइंट वाली बात ये निकलती है कि जो आपके नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट आएंगे, जो मैथ में जो टॉपिक्स होंगे वो आपके अगर 10th में तभी भाई आप उसको 11th और 12th तक कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके ये कंटिन्यू रहते हैं, आपके 11th में भी कंटिन्यू रहेंगे और नेक्स्ट आगे आगे भी कंटिन्यू रहते हैं। तो बेसिकली आप इन चैप्टर को बिल्कुल भी ना छोड़ें, इनको जरूर स्टडी करें, क्योंकि जब ये यहाँ पर है इनका बेस है और वहां पर आगे जाके हमने इनको ब्रॉडली वहां पर इसकी स्टडी करनी है। तो आप इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करें पहले, क्योंकि एक तो ये नंबर गेनिंग वाले सब्जेक्ट है, नंबर गेनिंग वाले टॉपिक्स हैं, और दूसरी बात ये आपका बेस है जो नेक्स्ट क्लास में भी चलता रहेगा। इसका मतलब सीबीएसई नहीं चाहेगा कि उन चैप्टर को रिड्यूस कर दिया जाए। अगर सपोज दैट यहाँ से आपको कोई भी एक चैप्टर, जैसे कि एपी को सीबीएसई हटा देती है, ठीक है, अब वो आपके 11th में आता है, क्योंकि 11th में वो थोड़ा ब्रॉडली आता है, तो आपको वहां पर उसको समझना, टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका बेस ही नहीं पता होगा। इसीलिए यहाँ पर जहाँ जो दे रखा हुआ है, कुछ बेस दे रखा हुआ है, कुछ वहां पर क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं। अगर आपने यहाँ स्टडी की होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप कम से कम एटलीस्ट वहां पर उसके बेस को तो समझ चुके होंगे। तो सीबीएसई कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह के चैप्टर्स को रिमूव कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको बेसिकली इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करें। और दूसरी साइड पर अगर देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ चैप्टर लिख रखे हुए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है जो हमारे रियल नंबर है, ट्राइंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ऐसे एंड द वॉल्यूम। तो ऐसे एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आपने क्लास 9th में भी इसको स्टडी किया हुआ है। अब ये जो ट्राइंगल्स और ये जो सर्कल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन भी क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपके केवल 2 एक्सरसाइजेस हैं, और अगर आप चाहेंगे तो अपने एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले भी आप उसको कैरी कर सकते हैं। मतलब इतने अच्छे बेसिक पढ़ सकते हैं कि यहाँ से हमें मालूम है कि 1 या 2 क्वेश्चन आता है और हर हाल में क्वेश्चन आता है। आप ज्यादा से ज्यादा 1 डे और 2 डे की प्रैक्टिस में कंस्ट्रक्शन पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रियल नंबर रह गया, रियल नंबर से हमें पता है कि 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक आपके इंटीजर से रिलेटेड जो एम की फॉर्म में दिया होता है वो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप ये चैप्टर भी आप बहुत जल्दी आसानी से कैरी कर सकते हैं। ट्राइंगल रह गया, ट्राइंगल से हमने सबको मालूम है कि एक थ्योरम जरूर आती है, तो उस
ट्राइंगल थ्योरम में थ्योरम अगर हम जो वहां पर 6, 7 थ्योरम 7 और 8 थ्योरम दे रखे हुए, वहां से अगर हम 2 या 3 थ्योरम पढ़ लेते हैं तो हमें पता है कि ये बोर्ड एग्जाम में आने ही वाली है। ठीक है, अगर सीबीएसई इसको रिड्यूस नहीं करता है, कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको नेक्स्ट 4-5 मंथ होंगे लॉकडाउन के बाद, हम वहां पर भी इनकी स्टडी बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये चैप्टर है ये पूरा का पूरा बेस है मैथमेटिक्स का, आप इनकी स्टडी जरूर कीजिएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो जो भी चैप्टर है यहाँ पे कुछ जैसे स्टैटिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गया, ये आपका बेस है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे ढंग से कर पाओगे तो ये चैप्टर भी आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपने स्टडी को कंटिन्यू करना है तो आपने पहले इन चैप्टर को कीजिए, ताकि अगर बाद में कोई सीबीएसई गाइडलाइंस जारी करता है सिलेबस के रिडक्शन के लिए तो आप कम से कम एटलीस्ट वहां से मोर देन हाफ सिलेबस आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो मेरी बात याद रखना कि हमने इन चैप्टर की स्टडी जरूर करनी है और इन चैप्टर को कुछ टाइम के लिए आप लीव कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए। हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद जब स्टडी स्टार्ट हो तो वहां से कोई ना कोई चैप्टर का हो सकता है रिडक्शन आए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जब आप इन चैप्टर पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि हमने ये चैप्टर और ये मतलब ये किस चैप्टर को कितने डेज पे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप उसको चैप्टर वाइज उसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना है, चैप्टर वाइज तैयार करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप अगर आपके स्कूल की ऑनलाइन स्टडी नहीं हो रही है तो YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक से एक अच्छा एजुकेटर मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको चैप्टर वाइज तैयारी करा रहा है। अगर चाहे तो आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी करा रहा हूं, जहां पर आप एक एक क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं और चाहे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर वहां भी पूछ सकते हैं कि सर इसका क्वेश्चन अगर आप चाहें तो दोबारा मैं उसका सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज तैयारी करनी है। ठीक है, एक एक चैप्टर को लीजिए। दूसरी बात, आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को प्रिपेयर कीजिए। किस बुक को प्रिपेयर करना है आपको, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक में से ही प्रिपेयर करें। आप ये ना सोचें कि मुझे RS अग्रवाल से करना है, मुझे RD शर्मा से करना है या किसी और पब्लिकेशन की बुक से करना है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पर अपना फोकस बनाइए और इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस पे एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है पहले उन पर फोकस बनाइए। अच्छा, थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा जो आता है वो आपका एग्जाम्पल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपने एक हल्के फॉर्म में आपने पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है वो आपने स्टडी कर लिया एक्सरसाइजेस का। उसके बाद आप क्या करें, उसकी डीपली स्टडी के लिए उसके एग्जाम्पल्स में भी जाएं। जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो क्योंकि आप एक्सरसाइज पहले ही कर चुके होंगे तो वहां पर जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दे रखे हुए होंगे तो आप उनको भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा जाएगा। मतलब आप एनसीईआरटी अब जब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे तो आपका वो चैप्टर एकदम मतलब इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है कि आपको लगता है कि अब मैं कुछ भी कर लूंगा। अब इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि अब आप यहाँ से जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं, एक्स्ट्रा बुक्स मतलब अब जब हमने एनसीईआरटी कर चुके होंगे तब हमें RD शर्मा, RS अग्रवाल या किसी अदर पब्लिकेशन की बुक पर जाना चाहिए। ठीक है, वहां पर भी आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को करिए जो आपको लगते हैं कि ये इजी है। ठीक है, आप एकदम से टफ क्वेश्चन पर ना जाकर आप पहले उन क्वेश्चन को कीजिएगा जो आपको लगते हैं कि ये बहुत इजी है और सीधे सीधे ये एनसीईआरटी से रिलेटेड करते होंगे। ठीक है, पहले इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। जब आप इन क्वेश्चन को करने लगेंगे तो आप कुछ टफ क्वेश्चन की तरफ जाना। ठीक है, क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है हमारे अंदर, और जब ऐसी एनर्जी बढ़ती है तो हमें जो टफ क्वेश्चन है वो भी कैसे लगने लगते हैं, एकदम से आसान से क्वेश्चन लगने लगते हैं। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान रखना, मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले की पॉइंट में आप याद रखते हैं कि आप चैप्टर वाइज जाइएगा। दूसरी चीज है यहाँ पर आप पहले मतलब अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाइए और सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइजेस पर फोकस कीजिएगा।
जब एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जाइएगा उसके एग्जाम्पल्स पे। जब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज आप कर चुके होंगे उसके बाद किसी एक्स्ट्रा जो हमारे बुक्स हैं, एडिशनल बुक हैं, जैसे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या जो भी अदर पब्लिकेशन है, आप उन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और उनमें भी पहले उन क्वेश्चन को कीजिएगा जो आपको इजी लगते हैं और उसके बाद आप टफ क्वेश्चन पर मूव करिएगा। ऐसा करने से आपको खुद में एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लगेगी कि जो सिलेबस था वो मेरा हाफ से ज़्यादा पहले ही कवर हो चुका है। जब आपका स्कूल ओपन होगा या जब आपकी स्टडी कंटिन्यू होगी, आपकी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप बाकी जो चैप्टर हैं उन पर अपना फोकस बनाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मैं जो अपकमिंग बोर्ड सेशन आने वाला है उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि हम सबके मन में ये डाउट हो रहा था कि मैथ के रिगार्डिंग हम किस चैप्टर को छोड़ें और किस चैप्टर को हम लेकर साथ चलें। तो मैंने यहाँ पर आपको दो कैटेगरी में चैप्टर बांट रखे हुए थे कि किसकी अभी स्टडी करनी है और किसकी स्टडी बाद में करनी है जब सीबीएसई की गाइडलाइन आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और आपने मेरे की पॉइंट भी ध्यान रखे होंगे। और अगर आप चाहें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट इस चैनल के आप जाकर वहां से आप बहुत सारे वीडियोस चैप्टर नंबर 2 के, चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 8 के वीडियोस वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस स्ट्रेटेजी को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके भी ये चीज काम में आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लाइफ।